गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट रिकॉर्डिंग के अंदर अपन बात कर रहे थे सेल बायोलॉजी की बात कर रहे थे, सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग्स के अंदर कि वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस क्या होती है। आज अपन डिस्कस करते हैं, उस दिन थोड़ा सा रिकॉर्डिंग था वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, आज अपन उसको बहुत अच्छे से एक बार और देख लेते हैं। इसके अलावा आज अपन देखेंगे जीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, यानी कि जीन के कौन कौन से पार्ट होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट अपन और देखेंगे कि एक प्रोकैरियोट्स और एक यूकैरियोट्स जो होते हैं उनके जीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो पहले मैं लिख देती हूँ पेपर का नाम, सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग क्लास है अपनी BSc पार्ट फर्स्ट और पेपर का नाम नंबर भी कौन सा है, फर्स्ट भी है। तो आज जो है अपना फर्स्ट टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। तो इसके अंदर वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस में क्या होता है कि एक जीन को रेगुलेट करने के लिए केवल और केवल कितनी एंजाइम की ज़रूरत होगी, एक ही एंजाइम की ज़रूरत होगी। इसलिए इस परिघटना का नाम भी क्या होता है, एक जीन और एक ही एंजाइम। इसका मतलब क्या होता है कि DNA के अंदर जितने भी जीन प्रेजेंट होते हैं उन सबको कंट्रोल करने के लिए, हर एक जीन को कंट्रोल करने के लिए, प्रत्येक एक जीन को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। यानी हर एक जीन को हर एक एंजाइम के द्वारा क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर कि किस तरीके से एक जीन को एक एंजाइम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जैसे एक होते हैं, इसके अंदर शुरुआत होती है किससे, प्रिकसर से। इसके अंदर जो है वो तीन एंजाइम की बात कर रहे हैं अपन, एक है ऑर्निथिन एंजाइम, एक है सिट्रुलिन एंजाइम और एक है आर्जिनिन एंजाइम की। तो एंजाइम नंबर एक, ए नंबर का कोई एंजाइम है, वो केवल एक ही जीन को कंट्रोल करेगा। किसको, जीन ए को। हम सिंपल भाषा में कहें कि अगर एंजाइम ए है तो वो केवल जीन ए को रेगुलेट करेगा, और अगर एंजाइम बी है, कैपिटल बी है, तो उसको रेगुलेट करने वाला एंजाइम भी कौन होगा, केवल और केवल कैपिटल बी होगा। उसी प्रकार से एंजाइम सी है तो इसको रेगुलेट करने वाला एंजाइम कौन होगा, केवल एंजाइम सी होगा। अब अगर हम इसको हाइपोथेसिस की परिभाषा के रूप में बोलें तो हम क्या कहेंगे कि जैसे एंजाइम ए जो है उसका कंट्रोल होता है ऑर्निथिन के द्वारा, और एंजाइम जीन बी जो है इसका कंट्रोल होता है सिट्रुलिन नामक एंजाइम के द्वारा, और जीन सी जो है इसका कंट्रोल होता है किसके द्वारा, एंजाइम आर्जिनिन के द्वारा। अगर किसी DNA के ऊपर बहुत सारे जीन प्रेजेंट हैं लेकिन एक साथ कभी भी एक से अधिक जीन एक्टिवेट नहीं हो सकते, अगर एक से अधिक जीन एक साथ एक्टिवेट हो भी जाते हैं तो उनका कंट्रोल जो है वो एक ही जीन करेगा, वो पर्टिकुलर उसका कंट्रोल एक ही एंजाइम के द्वारा होगा, और वो भी एक जो जीन उसका प्रेजेंट है उसी के ऊपर। बाकी सारे जीन्स के ऊपर एक साथ कभी भी एक एंजाइम अपना कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे सपोज करो कि किसी DNA के ऊपर जीन ए, जीन बी और जीन सी तीनों एक साथ प्रेजेंट हैं, उस टाइम
यदि जीन ए के ऊपर एक एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाता है, कौन सा, सिटुलिन एंजाइम, तो उसी टाइम यदि जीन ए और जीन सी भी एक्टिवेट होते हैं तब भी उनके ऊपर पाए जाने वाले ऑर्थिनिन और ऑर्जिनिन का एक्टिवेशन संभव नहीं है। अगर हम इसको दूसरे रूप में कहें कि हमने एक सॉल्यूशन लिया, उस सॉल्यूशन के अंदर हमने जीन ए और जीन बी डाला और साथ में इनके एंजाइम भी डाल दिए, तो अगर जीन ए एक्टिवेटेड है इसका मतलब उसके ऊपर काम करने वाला एंजाइम ऑर्निथिन भी क्या होगा, एक्टिवेटेड होगा। कब, जब जीन ए एक्टिवेटेड होगा। और यदि जीन बी एक्टिवेटेड है तो कौन सा एंजाइम एक्टिवेटेड होगा, सिटुलिन एंजाइम एक्टिवेटेड होगा। और यदि किसी सॉल्यूशन के अंदर सपोज करो कि ये तीनों एंजाइम प्रेजेंट, तीनों जीन प्रेजेंट हैं, जीन ए, जीन बी और जीन सी, अब उसके अंदर ये तीनों एंजाइम भी प्रेजेंट हैं, ऑर्निथिन, सिटुलिन और ऑर्जिनिन, लेकिन एक टाइम एक ही एंजाइम एक्टिवेटेड होगा और बाकी दो एंजाइम क्या होंगे, इनएक्टिवेटेड होंगे। जैसे उस विलयन के अंदर मान लो एंजाइम सी एक्टिवेटेड स्टेज में है, इसका मतलब इसके अंदर केवल और केवल कौन, ऑर्जिनिन नामक जो एंजाइम है वो एक्टिवेटेड अवस्था में होगा और बाकी ये सारे एंजाइम्स जैसे सिटुलिन, जैसे ऑर्निथिन, ये सारे क्या होंगे, इनएक्टिवेटेड स्टेज में होंगे। इसलिए इस परिघटना का नाम या इस पर हाइपोथेसिस का नाम क्या रखा गया, वन जीन वन एंजाइम। एक जीन पर एक ही एक्टिवेटेड एंजाइम पाया जाता है। तो ये तो हुई इसकी अपना एक टॉपिक, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि जीन तो प्रेजेंट है लेकिन वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट हैं या फिर वो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट हैं। तो जब ये जीन किसी प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं तो उनका कंट्रोल करते हैं और यदि ये किसी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो उनका कंट्रोल करते हैं। तो आज अपन इसके अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना उसकी बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर। प्रोकैरियोटिक्स जीन स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। दो टाइप के सूक्ष्म जीव होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोट्स, एक होते हैं यूकैरियोट्स। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो सारे एक कोशिकीय होते हैं और जो यूकैरियोट्स होते हैं वो सारे बहुकोशिकीय होते हैं। जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं इन सब के अंदर पाए जाने वाली जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सारे सिंगल मेम्ब्रेन वाले होते हैं और जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं वो सारे डबल मेम्ब्रेन वाले होते हैं। यानी कि जब अपन बात करते हैं सिंगल मेम्ब्रेन वाले प्रोकैरियोट्स वाले सूक्ष्म जीवों की, तो ये सब क्या होते हैं कि किसी भी एक एंजाइम्स के द्वारा क्या होते हैं, ये कंट्रोल होते हैं। और जो यूकैरियोट्स को होते हैं वो भी किसी न किसी एक ही एंजाइम्स के द्वारा क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं। तो अपन बात करते हैं इनमें से प्रोकैरियोट्स की। तो एक बार मैं आपको इसको डायग्राम में से दिखाती हूँ कि हम प्रोकैरियोट्स के अंदर इसको समझने के लिए किसका यूज करते हैं, ओपेरॉन मॉडल का यूज करते हैं। कि ओपेरॉन मॉडल के अंदर ये चीज़ समझाई जाती है, इसको कहते हैं लैक ओपेरॉन मॉडल। इसका नाम होता है लैक ओपेरॉन मॉडल। ये किस में पाया जाता है, ई कोलाई में पाया जाता है। और ई कोलाई अपने आप में क्या है, एक प्रोकैरियोट्स होता है, एक प्रोकैरियोट्स होता है। तो लैक ओपेरॉन के नाम क्यों रखा गया इसका, क्योंकि लैक नामक एक वैज्ञानिक था जिसने ये मॉडल प्रस्तुत किया था। कब, 1965 के अंदर। तो 1954 के अंदर जब इस मॉडल को प्रस्तुत किया गया तो इसमें क्या बताया गया था कि किसी भी बैक्टीरिया के अंदर, किसी भी प्रोकैरियोट्स के अंदर, किसी भी ऑर्गन्स को, किसी भी सिस्टम को, किसी भी क्रिया को कंट्रोल करने के लिए किसकी ज़रूरत होगी,
प्रमोटर की ज़रूरत होगी। किसकी? प्रमोटर की ज़रूरत। एक होता है रेगुलेटर, एक होता है प्रमोटर। रेगुलेटर का मतलब तो होता है कंट्रोल करना, प्रमोटर का मतलब होता है प्रमोट करना, आगे बढ़ाना। तो रेगुलेटर और प्रमोटर दोनों क्या हैं? अपोजिट वर्ड हैं। प्रमोट तो प्रमोट करता है, आगे बढ़ाता है। रेगुलेटर उसको कंट्रोल करके रेगुलेट कर लेता है, नियंत्रित कर लेता है कि वो क्रिया अब आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसके लिए क्या होते हैं? इस मॉडल के अंदर कुछ साइट्स बताई गई हैं। अगर उन साइट के ऊपर उनके ऑपरेंड मॉडल्स क्या जो पॉइंट होते हैं, अगर वो जुड़ जाते हैं तो वो क्रिया आगे जा कर के क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाती है और वो क्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। जैसे इसके अंदर बताया गया है कि प्रोमोट्स आरएनए पॉलीमरेजेज बाइंडिंग। प्रमोट्स कब होंगे? जब आरएनए पॉलीमरेजेज बाइंडिंग क्या हो? कैप साइड में अगर जुड़ जाती है, ये कैपिंग साइड है इसकी, CAP कैप साइड। अगर कैपिंग साइड के ऊपर ये जुड़ते हैं पॉलीमरेजेज बाइंडिंग आरएनए, तो ये क्या होते हैं? आगे आगे बढ़ते जाएंगे। यानी कि इसके बाद में क्या आ जाएगा? आरएनए पॉलीमरेजेज, आरएनए पॉलीमरेजेज से ऑपरेटर, ऑपरेटर से लैक जेड, लैक वाई और लैक ए। इसमें इनको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है जेड, वाई और ए। लैक ऑपरेंड मॉडल में दर्शाते हैं, इसलिए इनको लैक जेड, लैक वाई और लैक ए से कह देते हैं। लेकिन जब ये प्रोमोटर की जगह क्या होती है? रिप्रेसर होती है। जब ये क्रिया क्या होती है? प्रोमोटर की जगह पर रिप्रेसर अगर होती है, तो रिप्रेसर के टाइम पर ये कभी भी कैपिंग साइड के ऊपर ऐड नहीं होती, यानी कि बाइंडिंग नहीं लेती। जब कैपिंग साइड के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं लेती, तो ये बाइंडिंग किसके ऊपर लेती है? ऑपरेटर साइड के ऊपर लेती है। और ऑपरेटर साइड के ऊपर जब ये बाइंडिंग लेती है, तो इसमें लैक जेड, लैक वाई और लैक ए, यहाँ ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाती है। तो इसको शो कर दिया जाता है किसके द्वारा? माइनस के द्वारा। माइनस ब्लॉक आरएनए पॉलीमरेजेज। अब यहाँ आरएनए पॉलीमरेजेज क्या हो जाता है? यहीं ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण वो आगे अपनी क्रिया पूरी नहीं कर पाता है। लेकिन यदि ये किसके ऊपर जुड़ता है? इकोलाई के अंदर प्रोमोटर साइट के ऊपर जुड़ता है, यानी कि कैप ए साइट के ऊपर अगर ये जुड़ता है, तो धीरे धीरे ये क्या शुरू कर देते हैं? पॉलीमरेजेज बाइंडिंग शुरू कर देते हैं। और इनकी बाइंडिंग के कारण धीरे धीरे ये क्या बढ़ते चले जाते हैं? आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। और लास्ट में इनके अंदर इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो बनना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए जो है वो ऑपेरॉन ने मॉडल दिए थे और एक विशेष प्रकार की साइट बताई थी कि यदि ये ऑपेरॉन मॉडल जो हैं, अगर इसके प्रोमोटर और इसके रिप्रेसर स्पेशल साइट पे जुड़ेंगे, तभी वो ऑपेरॉन मॉडल आगे बढ़ता है। अगर वो स्पेशल साइट के ऊपर नहीं जुड़ते हैं, तो ये मॉडल आगे नहीं बढ़ेगा और इनके अंदर सिंथेसिस जैसी प्रोसेस नहीं होगी। तो अपना ये टॉपिक जो है एक प्रोकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यूकैरियोटिक की। नेक्स्ट पॉइंट है अपना यूकैरियोटिक। यूकैरियोट्स जीन स्ट्रक्चर। यूकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर। अब मैं आपको इसके अंदर पहले एक बार यूकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर के बारे में दिखाती हूँ, फिर अपन इसको समझते हैं पूरे को कि अगर इसके अंदर प्रोमोटर साइट के ऊपर ये जुड़ते हैं तो किस तरीके से ये इनके ऊपर जुड़ते हैं और जुड़ करके किस तरीके से ये अपना जीन की स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ये देखिए इसके अंदर समझाया गया है। ये हैं यूकैरियोट्स के लिए। यूकैरियोट्स में क्या होते हैं? ये इनके प्रोमोटर साइट हैं, ये पूरी इसके प्रोमोटर साइट है। कहाँ तक? इस पार्ट तक। इसके बाद में आ जाते हैं ट्रांसक्रिप्ट रीजन, जो ट्रांसक्रिप्शन का काम करते हैं, यहाँ तक। तो इस पार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? एक्सॉन और
इंट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और ये इसका पूरा प्रोमोटर पार्ट होता है। तो जो प्रोमोटर पार्ट होता है वो कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट, यानी ये वो साइट है जहाँ पर बाइंड होंगे दूसरे जीन जो हैं आकर के क्या होंगे, बाइंड होंगे, यानी ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के लिए अपने फैक्टर बनाने के लिए उस साइट से क्या हो जाएंगे, बाइंडिंग होते हैं। इसीलिए साइट को क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट, क्योंकि अगर जिस जीन ने इसके लिए ट्रांसक्रिप्शन शुरू किया, अगर वो इस ट्रांसक्रिप्शन इस प्रमोटर साइट से अगर नहीं जुड़ता है और इसको छोड़ करके दूसरे कहीं जुड़ता है तो वो कभी भी प्रमोट नहीं होगा, फिर वो रिप्रेसर पॉइंट, रिप्रेसर की जैसे रिप्रेस हो जाएगा, दमन हो जाएगा, उसका जो है प्रमोशन नहीं होगा, प्रमोट नहीं होगा। तो ये तो है इसकी ये पार्ट। जैसे ही उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन वाला रीजन आता है, ट्रांसक्रिप्ट रीजन आता है, तो इसके अंदर क्या होते हैं, अल्टरनेट पोजीशन के अंदर एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही ये एक्सॉन और इंटरनॉन जो अल्टरनेट पोजीशन में प्रेजेंट हैं, जैसे इसके अंदर ये डार्क कलर का एक एक्सॉन दिखाया गया है, इसके बाद में ये डार्क कलर का एक्सॉन दिखाया गया है, इसके बाद ये डार्क एक्सॉन है, इसके बाद ये डार्क एक्सॉन है और उसके बाद ये वाला डार्क एक्सॉन है। वैसे ही ये दिखाया है पूरा लाइट अल्टरनेट है जो आपको दिख रहे हैं। तो एक एक्सॉन पार्ट है, एक इंट्रॉन पार्ट है, फिर एक्सॉन है, फिर इंट्रॉन है, फिर एक्सॉन, फिर इंट्रॉन। इनको सबसे पहले क्या किया जाता है, स्प्लाइस किया जाता है। स्प्लाइस का मतलब होता है काटना और काट करके सेपरेट करना। स्प्लाइसिंग की क्रिया के द्वारा क्या किया जाता है, इसके अंदर जैसे ये पूरी चैन है तो सबसे पहले इसको कट किया जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में। टुकड़ों में कट करने से क्या होगा कि सारे एक्सॉन एक जगह आ जाएंगे और सारे इंट्रॉन एक तरफ निकल जाएंगे। जैसे ही इसको स्प्लाइसिंग किया, स्प्लाइसिंग करने से सारे एक्सॉन एक पास में आ गए और सारे इंट्रॉन एक तरफ निकल जाते हैं। तो स्प्लाइसिंग आने के बाद में ये 5' एंड के ऊपर स्टार्टिंग कोडोन ले लेते हैं। किस पॉइंट पे, 5' एंड पॉइंट के ऊपर क्या लेते हैं, स्टार्ट कोडोन। स्टार्ट कोडोन का मतलब है कि यहाँ से रेप्लिकेशन की क्रिया क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ से रेप्लिकेशन की क्रिया स्टार्ट होती है तो इसके अंदर क्या काम आता है, cDNA काम आता है। cDNA का स्टैंडर्ड काम आता है। cDNA स्टैंडर्ड की जैसे ये क्रिया करते हैं और स्प्लाइसिंग की क्रिया के द्वारा सारे एक्सॉन जुड़ जाएंगे और सारे इंट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। और 3' एंड पर आते आते तो क्या बन जाएंगे, इनके अंदर स्टॉप कोडॉन। ये कोडॉन जो हैं वो बने हुए होते हैं किसके, एमिनो एसिड के। किसके बने हुए होते हैं, एमाइनो एसिड्स के। ये कोडॉन एमाइनो एसिड्स के बने हुए होते हैं। चाहे वो स्टॉप कोडॉन हो, चाहे वो स्टार्ट कोडॉन हो, चाहे वो इनिशिएशन कोडॉन हो, चाहे वो इलोंगेशन कोडॉन हो, कोई से भी कोडॉन हो, पर ये सारे कोडॉन किसके बने हुए होते हैं, एमाइनो एसिड्स के बने हुए होते हैं। इनके अंदर ये एमाइनो एसिड्स जो हैं वो 3 कोडॉन के लिए, एक कोडॉन के लिए 3 एमाइनो एसिड्स की आवश्यकता होती है। जैसे मैं कहूँ A, U और G, A, U, G, इसका मतलब जो है एडेनिन, यूरेसिल और ग्वानिन 4 होते हैं, जिनमें से 2 पायरिमिडीन होते हैं और 2 प्यूरिन होते हैं, जिनके बारे में अपन ने लास्ट रिकॉर्डिंग में डिस्कस किया था कि एक डीएनए की स्ट्रक्चर के अंदर एक बैक बाइंडिंग का काम करती है कौन, प्यूरिन और पिरिमिडीन, जिसमें से पिरिमिडीन जो है वो छोटे आकार की होती है और प्यूरिन बड़े आकार की होती है, जिसके अंदर थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन, इस तरीके से ये 4 अमीनो एसिड्स के नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से डीएनए की जगह अपन अगर आरएनए की बात करते हैं तो थाइमिन की जगह यूरेसिन आ जाता है। तो इस तरीके से ये टोटल 3 के जो हैं कोडॉन बन जाते हैं, चाहे वो स्टॉप कोडॉन रहे और चाहे वो स्टार्ट कोडॉन रहे। इनको कंट्रोल करने के लिए अमीनो एसिड से क्या सीक्रेट हो जाते हैं,
कोडोन सीक्रेट हो जाते हैं। अगर ये कोडोन स्टार्ट पॉइंट पे शुरू होते हैं और अगर स्प्लाइसिंग आरएनए प्रेजेंट होता है तो सारे इंट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाता है और सारे एक्सॉन को एक साथ कोडित कर लिया जाता है। इस तरीके से यूकेरियोटिक जो जीव होते हैं उन यूकेरियोटिक सूक्ष्म जीवों के अंदर जीन की स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस तरीके से इनके अंदर जो है वो जीन की स्ट्रक्चर पाई जाती है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट के लिए अपन लेते हैं इसके अंदर, अपन ने इसमें प्रोकैरियोट्स देख लिया, अपन ने इसके अंदर यूकैरियोट्स को देख लिया, ऑपेरॉन मॉडल, वन जीन को देख लिया। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर ऑपेरॉन लैक ऑपेरॉन मॉडल की। लैक ऑपेरॉन मॉडल जो है उसमें भी वही क्या पाए जाते हैं, रिप्रेसर प्रोटीन पाए जाते हैं और प्रमोटर प्रोटीन पाए जाते हैं। अब यहाँ आपको समझ में आ गई होगी ये बात कि उसके अंदर ये प्रमोटर जीन जहाँ प्रेजेंट थे उसी के बाद में उसमें स्टॉप कोडन और स्टार्ट कोडन, पहले स्टार्ट कोडन बनते हैं, फिर किसी क्रिया को कंट्रोल करने के लिए उसके अंदर स्टॉप कोडन बनते हैं। तो जो स्टार्ट कोडन होते हैं अगर वो प्रोमोटर जीन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं तो वो प्रोमोटर पर ही रहते हैं, और यदि वो प्रोमोटर पर ना रह करके किस पे आ जाते हैं, रेगुलेटर रिप्रेसर पे आ जाते हैं, रेगुलेटर पर आ जाते हैं, तो फिर वो क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। अपन बात कर रहे थे लैक ऑपेरॉन के अंदर कि किस तरीके से इसके अंदर कोडोन जुड़ते हैं और किस तरीके से ये कोडोन एक प्रमोटर के फॉर्मेशन में काम करते हैं और एक रेगुलेटर के रूप में काम करते हैं। तो यदि ये कैप्साइड में बाइंड होते हैं तब तो ये क्या करेंगे, उसको आगे की ओर प्रमोट कर देंगे, और यदि कैप्साइड में बाइंड ना हो करके ये पॉलीमरेजेस के बाद में ऑपरेटर साइड पे आकर बाइंड होते हैं तो उसको रिप्रेस कर देंगे। ये तो है कंप्लीट अपना एक पॉइंट। और अब एक छोटा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है अपना जीन स्ट्रक्चर। जीन स्ट्रक्चर के बारे में आपने कई बार सुना होगा कि एक जीन की स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है। एक जीन जो है, पहले मैं तो तुम्हें जीन के बारे में समझाऊं कि एक्चुअल में जीन होता क्या है। पहले जीन का पता होना चाहिए, तभी आगे जाकर के पता चलता है कि जीन किस तरीके से। सपोज करो कि ये एक डीएनए की स्ट्रक्चर है, ये किसकी स्ट्रक्चर है, डीएनए की स्ट्रक्चर। इस डीएनए की स्ट्रक्चर के ऊपर इस तरीके से क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से ये जीन प्रेजेंट होते हैं, ये जीन। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जीन की स्ट्रक्चर के मेन रूप से तो 3 पॉइंट होते हैं। एक होता है सिस्ट्रॉन, एक होता है रिकॉन और एक होता है म्यूटॉन, और तीनों के अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे इसमें से अपन इस तरीके से समझा सकते हैं कि जीन जो है उसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सिस्ट्रॉन, एक होता है रिकॉन और एक होता है म्यूटॉन। सिस्ट्रॉन, रिकॉन और म्यूटॉन 3 पार्ट होते हैं मेन रूप से। तीनों पार्ट के अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे डीएनए के ऊपर जीन प्रेजेंट है, उस जीन को प्रमोट करना है तो सिस्ट्रॉन कौन से साइड पे जुड़े हुए होते हैं, सिस साइड पे जुड़े हुए होते हैं, और क्या बनाते हैं, ट्रॉन बनाते हैं। तो क्या हो गया, सिस ट्रॉन। 2 शब्दों से बना हुआ है यह सिस और ट्रॉन। एक होती है ट्रांस साइड और एक होती है सिस साइड। तो ये सिस ट्रॉन है, सिस और ट्रांस साइड के ऊपर जुड़े हुए होते हैं। इसको कहा जाता है, इस सिस्टोन को कहा जाता है यूनिट ऑफ फंक्शन। यूनिट ऑफ फंक्शन, कार्य की इकाई।
को क्या कहते हैं, कार्य की इकाई कहते हैं। इसका मतलब किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए उसकी एक यूनिट होती है, उसकी एक इकाई काम में लेते हैं। तो वैसे ही किसी भी डीएनए के ऊपर उपस्थित जो जीन होते हैं उसकी सिंगल जो यूनिट होती है वो क्या कहलाती है, सिस्टोन कहलाती है। जैसे ही सिस्टोन का बनना शुरू हो जाता है, अब उनका रिकॉम्बिनेशन, उनका रिकॉम्बिनेशन जरूरी होता है। तो यूनिट्स का रिकॉम्बिनेशन करने के लिए क्या पाया जाता है, उसकी साइड के ऊपर रिकॉन पाया जाता है। तो हम इसको दूसरे रूप में क्या लिख सकते हैं कि रिकॉम्बिनेशन जो है वो इसकी रिकॉम्बिनेशन साइट होती है। तो ये क्या होती है, उसकी रिकॉम्बिनेशन साइट होती है। इसलिए रिकॉन को क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। तो हम इसको क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, यानी कि पुनर्जन्म, रिकॉम्बिनेट करने का काम करती है, उसको रिकॉन करने का काम करती है। मतलब सिस्टोन ने जो बनाई, सिस पोजीशन बनाई, उस सिस पोजीशन को पहचानने का और रिकॉग्निशन करने के बाद में रिकॉम्बिनेंट करने का काम भी कौन करती है, रिकॉन ही करती है। इसके अंदर रिकॉन। और नंबर 3 होता है म्यूटॉन। नाम से पता चल रहा है क्या है, म्यूटॉन। क्या उत्पन्न करेगा, म्यूटाजन उत्पन्न करेगा। तो ये क्या होती है, यूनिट ऑफ म्यूटेशन। इसको क्या कहते हैं हम, यूनिट ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन को हिंदी में कहते हैं उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन की इकाई होती है, मतलब जैसे किसी सेल के अंदर रिकॉम्बिनेशन की क्रिया हुई, रिकॉग्निशन की क्रिया हुई, उसको पहचान लिया गया है, अब उसके अंदर क्या उत्पन्न होंगे, उत्परिवर्तन उत्पन्न होंगे, म्यूटेशन उत्पन्न होंगे। तो म्यूटेशन जो है, उत्परिवर्तन की एक इकाई जो है वो क्या कहलाती है, म्यूटॉन कहलाती है। पहचानने की एक इकाई जो है वो रिकॉन कहलाती है। और किसी चीज़ को पहचानने से पहले जब उसको हम रिकॉम्बिनेंट करते हैं, उससे पहले, यानी कि फंक्शन ऑफ यूनिट, एक यूनिट, एक इकाई, कार्य की जो इकाई होती है वो क्या कहलाती है, सिस्ट्रॉन। तो जो जीन है, वो एक जीन की स्ट्रक्चर को जब अपन बात करते हैं तो मेन रूप से जीन की स्ट्रक्चर को जो है वो जॉनसन नामक साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले इसको एक्सप्लेन किया था। और क्या कहा था कि एक वैज्ञानिक था जॉनसन, उसने सबसे पहले बीडल और टोटम की परिभाषा के बेस पे ये बात बताई थी कि जब कोई एंजाइम कार्य करता है तो उस एंजाइम के लिए एक जीन का होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले उन्होंने जीन के स्ट्रक्चर को समझाया कि जीन जो है वो किस तरीके से सिस्ट्रॉन, किस तरीके से रिकॉन, किस तरीके से म्यूटॉन, और एक और होता है इसके अंदर कंप्लेन या कॉम्प्लीमेंट्री जिसको कहते हैं, उसका संपूरक जीन। तो इसी के साथ एक पॉइंट और आ जाता है जो कई बार पूछा हुआ भी है कि कॉम्प्लीमेंट्री या कॉम्प्लेन क्या होता है। तो कॉम्प्लेन एक कॉम्प्लीमेंट्री जीन होता है जिसको हम सप्लीमेंट्री भी कहते हैं, जिसको हम पूरक भी कहते हैं, कि अगर एक ने अपना कार्य करना बंद कर दिया तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री, उसका सप्लीमेंट्री जो है वो किसी दूसरे जीन के एंजाइम्स के द्वारा क्या कर दिया जाता है, उसको बता दिया जाता है। तो ये थे इसके, सबसे पहले हमने देखा कि जीन की स्ट्रक्चर क्या होती है, उसके बाद में हमने देखा कि एक प्रोकैरियोट्स और एक यूकैरियोट्स की जीन की स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है, कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स जो हैं वो उन दोनों के अंदर जब ऑपेरॉन मॉडल से रिलेटेड, यानी कि प्रोमोटर और उनकी रेगुलेटर साइट की बात करते हैं, तो वो प्रोमोटर और रेगुलेटर किस तरीके से प्रमोट होते हैं और किस तरीके से वो सप्रेसिव या रिप्रेसर स्टेज में आकर के कंट्रोल हो जाते हैं। इसके बाद अपन ने पॉइंट देखा कि वन जीन वन एंजाइम थ्योरी क्या होती है, कि प्रत्येक एक जीन के लिए एक एंजाइम का होना ज़रूरी है, और प्रत्येक एक एंजाइम तभी एक्टिवेट होगा जब उसका जीन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो उसका नाम रख दिया जाता है वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। तो आज जो है अपने टॉपिक एक एंजाइम जिस जीन पे